everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल को नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले वाले कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेंबर बनना है तो आप नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज और क्वेश्चन बैंक्स और सॉल्यूशंस ये सब मिलते रहेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फॉर MHCET, JEE एंड नीट। और उसके लिए हम जो देखने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। हमने MHCET, JEE और नीट के लिए टॉपिक नंबर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है 4 पार्ट में। यदि आपने वो टॉपिक मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा सॉलिड स्टेट का MHCET वाला पार्ट देख सकते हो। ये वीडियोस रिकॉर्डेड है बट प्रीमियर है और मैं नीचे लाइव चैट में लाइव अवेलेबल हूं आपके डाउट्स और सजेशन के आंसर्स देने के लिए। और याद रखिए ये जो वीडियोस हैं इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं एक दिन पहले ही टेलीग्राम और यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिससे आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और फिर ये वीडियो पे आए और सोल्यूशन चेक कर लें कि आपने जो सॉल्व किया करेक्ट है या फिर उसको सॉल्व किस तरह से करना था, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आज आपको वो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, अभी ये जो भी क्वेश्चन है ये वीडियो में ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चिलेटिंग लिगैंड्स। नाउ चिलेटिंग लिगैंड्स होते क्या है? वो ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो एक ही साथ सेंट्रल मेटल के साथ दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। कोई भी ऐसा लिगैंड, एक ही लिगैंड जो एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये एक चिलेट की तरह दिखता है, इसलिए इसे चिलेटिंग लिगैंड कहते हैं। तो इनमें से कौन सा चिलेटिंग लिगैंड है? SCN ये चिलेटिंग लिगैंड नहीं है, करेक्ट। CN ये भी चिलेटिंग नहीं है क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। ये जो है ये लिगैंड जो एम्फोटेरिक है क्योंकि वो S से भी ज्वाइन हो सकता है और N से भी। OH- भी मोनोडेंटेड लिगैंड है। और 2,2 डाइपिरिडिल ये एक्चुअली चिलेटिंग लिगैंड है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये देखिए, ये है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये एक लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और इसलिए ये चिलेटिंग लिगैंड है। नेक्स्ट, on the basis of Wagner theory, the complex CuCl3 6NH3 or CO, this is small co, okay, NH3 6Cl3 hexaamine cobalt 3 chloride has। तो वेगनर थ्योरी के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे, इसमें कितने प्राइमरी वैलेंसी है और कितने सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये स्ट्रक्चर को आप ठीक से ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। 6NH3 जो इसके ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, तो ये हुए आपके 6NH3 और उसके पास है 3Cl, करेक्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें कितने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है?
तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो ये हुए आपके सेकेंडरी वैलेंसी, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है वो है प्राइमरी वैलेंसी। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी आर 6 इन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी आर 3 इन नंबर। तो ये हुआ 3 प्राइमरी वैलेंसीज एंड 6 सेकेंडरी वैलेंसीज, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, complex compound CuNH34 SO4 and PtNH36Cl4 has coordination number। तो इन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ये बताना है। तो याद रखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट उन्होंने डाला नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऑब्वियसली Cu के साथ यहाँ पे 4NH3 है, ये SO4 नहीं है इधर अंदर, और ये PtNH3 के साथ 6 है और Cl4 बाहर है। तो अब सेकेंडरी वैलेंसी जितने भी होते हैं उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसलिए इसका आंसर है 4, 6, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। इनमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स देगा। तो ये जो पहला है ये सिर्फ 2 आइसोमर्स दे रहा है, एक सिस एंड दूसरा ट्रांस। ओके, ये सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है ये भी सिर्फ 2 आइसोमर देगा, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ये तीसरा है दैट इज Ni ऑक्सलेट टू Ne2, ये भी 2 ही आपको देगा, सिस एंड ट्रांस। ओके, अब Cr Cn SCN ट्वाइस NH34 ये आपको एक्चुअली 4 आइसोमर्स देंगे। ठीक है, बाकी सब कितने दे रहे हैं, 2 2, बट ये जो D है वो 4 आइसोमर दे रहा है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो एक एम्फेटेरिक लिगेंड है जो सल्फर से भी ज्वाइन हो सकता है और नाइट्रोजन से भी, और दूसरा ये सिस और ट्रांस भी दे सकता है। तो ये लिंकेज आइसोमर भी दे सकता है। लिंकेज आइसोमर मतलब 2 आइसोमर जिनमें आपका लिगेंड अलग अलग एटम थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को ज्वाइन हो रहा है, तो ये लिंकेज आइसोमर भी देगा और सिस और ट्रांस भी। तो इसके सारे आइसोमर्स हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम सिस और ट्रांस ड्रॉ करते हैं। तो क्रोमियम SCN NH34 है, तो ये हुआ सिस। अब ट्रांस, क्रोमियम, दोनों भी SCN को सबसे ज्यादा दूरी पे रखें जिससे वो ट्रांस स्ट्रक्चर बनाए। तो ये हुआ आपका ट्रांस, ये 2 आइसोमर्स हुए। अब तीसरा तो ये खुद ही है, जिस तरह से लिखा उसी तरह से लिखे। तो ये हुआ तीसरा, और इसी का लिंकेज आइसोमर है Cr NCS ट्वाइस NH3 4 टाइम्स प्लस। तो ये दोनों हुए आपके लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिंकेज आइसोमर हुए और ये दोनों आपके हुए सिस एंड ट्रांस। तो टोटल 4 आइसोमर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, which of the following complexes is likely to show optical activity। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें उन्होंने कहा है ट्रांस, करेक्ट। तो NH3 एक्चुअली Cl को हम लोग ने यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है, नॉट NH3, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl। इसको हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि 2 Cl और 4 NH3 है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा Cl और आपके 4 NH3 इधर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से एक प्लेन पास हो रहा है, करेक्ट।
और जिसे भी मॉलिक्यूल से एक प्लेन पास होता है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें से एक प्लेन पास हो रहा है जो इसे इनएक्टिव बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम H2O6, ऑब्वियसली इसमें सारे लिगेंड सेम हैं तो यहाँ पे से तो सारी तरफ से प्लेन पास होगा, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये ट्रांस, वापस सेम, ट्रांस वाले हमेशा ज्यादातर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल को बीच में से प्लेन पास होके मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है जिससे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं सिस वाले का। तो सिस कोबाल्ट, अभी ये सिस है इसलिए NH3 साइड में रहेगा। फिर आपके पास EN है, इथिलीन डायामाइन, जिसको मैं शॉर्टकट में इस तरह से जोड़ूंगी क्योंकि इथिलीन डायामाइन में नाइट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग रहता है। तो ये हुआ आपका एक, और इसी का मिरर इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इसमें से प्लेन नहीं पास हो रहा है जो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए आप इसका मिरर इमेज इजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हुआ आपका इसका इथिलीन डायमाइन इस तरह से डाल के मिरर इमेज, और इसलिए सिस वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट इज ऑप्शन सी। तो याद रखें ट्रांस आइसोमर्स आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द प्लेन पास थ्रू इट एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, और जहां से भी प्लेन पास होता है और मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट, अ मोनोडेंटेड लिगैंड इज, तो मोनोडेंटेड लिगैंड क्या है? Aquo means H2O, amine means NH3, pyridine means this, और ये सारे लिगेंड्स आप देखोगे तो मोनोडेंटेड ही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni in NiC2O4 thrice 4+ is, तो इसमें Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो जितना नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होता है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी 3 है, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है? नहीं, क्योंकि ऑक्सैलेटो ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, और बाइडेंटेड लिगैंड में एक लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रखें ये बाइडेंटेड लिगैंड है इसलिए एक लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6, और इसलिए आपका अब कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, दैट इज बी। तो याद रखें इथिलीन डायमाइन और C2O4, दिस 2 दैट इज ऑक्सैलेटो एंड इथिलीन डायमाइन, ये दोनों भी बाइडेंटेड लिगैंड है और ये एक बार में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट, in the complex PT pyridine 4 and PtCl4, the oxidation number of platinum atom in former and later part of the compound are, ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, दोनों एक्चुअली एक ही कॉम्प्लेक्स है पर दोनों में प्लैटिनम प्रेजेंट है 2 कोऑर्डिनेशन सर्कल में। आपको बताना है दोनों प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सपोज आप प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर को x कंसीडर करें, ठीक है, तो आपके पास 2 प्लैटिनम है इसलिए 2 into x हो गया, प्लस आपका pyridine का जो ये है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो pyridine का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4 into 0 प्लस एक Cl4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एक Cl का होता है -1, तो आपके पास 4 Cl है इसलिए हो जाएगा -1 into 4, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये 0। अब ये हो जाएगा 2x -4 equal to 0, therefore x equals to, ठीक है, 4/2 दैट इज 2, इसलिए यहाँ पे x क्या हो गया? 2, दैट इज x इज इक्वल टू +2, इसलिए यहाँ पे दोनों भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो आपको याद रखना इसी तरह सॉल्व करना है, 2 प्लैटिनम है इसलिए 2x, ओके, pyridine का 0 होता है इसलिए 4 into 0, Cl का -1 होता है तो -1 into 4,
पूरे कॉम्प्लेक्स पे जीरो चार्ज है इसलिए इक्वल टू जीरो, और इसे सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा दोनों भी +2 नेक्स्ट, अ हेक्साडेंटेड लिगैंड इज, इनमें से कौन हेक्साडेंटेड लिगैंड है? तो पहले देखते हैं ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन। तो ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन ये टेट्राडेंटेड लिगैंड है, ये याद रखें, ये टेट्राडेंटेड लिगैंड है। नेक्स्ट इथिलीन ट्राइअमाइन, इथिलीन ट्राइअमाइन जो है वो पेंटाडेंटेड लिगैंड है, ये पेंटाडेंटेड लिगैंड है। नेक्स्ट इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटो, ये ट्राइडेंटेड लिगैंड है, ये ट्राइडेंटेड है। नेक्स्ट इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटो, अब इसका देखें तो ये आपका जो है EDTA है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म EDTA है। इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें तो इस तरह से है, CH2 यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, इसलिए ये इथिलीन हुआ और ये दो नाइट्रोजन डायमाइन हुआ। अब आपको टेट्रा एसिटो ड्रॉ करना है, तो ये इस तरह से हुआ, ठीक है। दोनों तरफ आप टेट्रा एसिटो लगा दें, इस तरफ भी, तो ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है। और ये यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 4 हुए, फिर नाइट्रोजन थ्रू भी 5 और इस नाइट्रोजन थ्रू भी 6, और इसलिए ये हेक्साडेंटेड लिगैंड है, दैट इज ऑप्शन डी, एंड दिस इज EDTA। तो कभी कभी MCQ में EDTA का स्ट्रक्चर भी पूछते हैं और यही है स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। नेक्स्ट, Which one of the following compound will exhibit linkage isomer? इनमें से कौन linkage isomer दिखाएगा? तो linkage isomer वो ligands वाले कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें एम्फिडेंट लिगैंड प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऐसा लिगैंड जो एक से ज्यादा एटम थ्रू, ठीक है, बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो पहले कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई एम्फिडेंट लिगैंड नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली ये नहीं है। नेक्स्ट में भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, बट सी में है नाइट्रो। तो नाइट्रोजन थ्रू भी आपके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या फिर ऑक्सीजन थ्रू भी, और इसलिए ये नाइट्रो एम्फिडेंट लिगैंड है और इसलिए लिंकेज आइसोमर दिखाता है, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसका लिंकेज आइसोमर है ऑप्शन सी का NH3 5ONOCl2, तो ये उसका लिंकेज आइसोमर है। नेक्स्ट, इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 CDClX, the oxidation number of cobalt is +3 and of cadmium is +2। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और कैडमियम का है +2, और आपको ये X फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट दैट इज +3 एंड कैडमियम दैट इज +2, ठीक है। अब आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का, उसमें से आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, Cl का वैल्यू फाइंड आउट करना है, X नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, पर Cl का X फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट। तो कोबाल्ट कितना है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3 इंटू NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, इसलिए हो जाएगा +6 इंटू 0, प्लस कैडमियम का कितना है +2, प्लस Cl का मुझे नहीं पता इसलिए X, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 0। तो हर एक पार्ट का चार्ज लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे तो 0 चार्ज है इसलिए 0। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 0 प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 0, देयरफॉर 5 प्लस x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5। तो x कितना है? -5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -5, करेक्ट। तो यहाँ पे -5 है, इसका मतलब एक Cl का चार्ज होता है -1। तो कितने Cl का चार्ज -5 होगा? तो 5 Cl will be equal to -5, therefore total we have 5 Cl।
तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl निकाला और एक Cl का होता है -1, तो -5 कितने Cl का होगा, 5 Cl का, और इसलिए यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी 5। तो यहाँ x है आपका 5। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कैटायन इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन के लिए ट्रू है। तो पहला, मेटल आयंस एग्जिबिट ओनली अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन नंबर, रॉन्ग। ठीक है, वो डिपेंड होता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पे। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू मेटल एटम, रॉन्ग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम। यहाँ डायरेक्टली वर्ड आना चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी वाले वैलेंसी वाले लिगैंड भी मेटल एटम को बॉन्डेड होते हैं बट नॉट डायरेक्टली, और इसलिए प्राइमरी वैलेंसी वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिटरमाइंड सोनली बाय द नंबर ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन एटम। नहीं, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑफ एटम सिर्फ बॉन्डिंग के लिए हेल्प करते हैं, बट उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता लगा सकते। नेक्स्ट, coordination number is equal to the number of coordinate bond between metal cation and ligand, true। metal cation और ligand के बीच में जितने coordinate फॉर्म होते हैं उन्हें ही हम बोलेंगे coordination number, and therefore D is more correct statement for this answer, for this question। Next, the compound which exhibit geometrical isomerism is, इसमें से कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। तो जब भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछेंगे तो याद रखें उन्होंने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है। तो इसका पहले हम देखते हैं पीटी के लिए। तो ऑब्वियसली ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, तो ये है आपका सिस, ओके, और इसी का आप ट्रांस ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों Cl को दूर रखें, दोनों NH3 को दूर रखें, तो फर्स्ट वाला तो दिखा रहा है। ठीक है, सेकेंड में देखें तो सेकेंड में भी सिस और ट्रांस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिस जहां पे दो Cl पास पास में है, और इसी का ट्रांस ड्रॉ करना है तो दो Cl को दूर रखें। तो ये हुआ आपका ट्रांस। ठीक है, तो सेकंड वाला भी दिखा रहा है। थर्ड वाले में जाएं तो पहले आप इसमें वापस सिस ड्रॉ कर लें। तो ये इथिलीन डायमाइन हो गए और ये Cl, तो ऑब्वियसली ये सिस है। अब इसी का ट्रांस ड्रॉ करें तो दो Cl दूर और इथिलीन डायमाइन पास पास में, तो ये भी सिस और ट्रांस दिखा रहा है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस isomer can show cis trans isomerism, that is geometrical isomerism। Next, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला, NiCO4 is tetrahedral। yes, NiCO4 is tetrahedral बट इट इज पैरामैग्नेटिक दिया है, बट यहाँ पे याद रखें NiCO4 टेट्राहाइड्रल है और ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर है, ये याद रखें। तो ये वाला चार्ट है ना, मैं टेलीग्राम पर डाल चुकी हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये वाला चार्ट से ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के आप पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म और उनके ज्योमेट्री याद रखें। तो NiCO4 टेट्राहाइड्रल है और डायमैग्नेटिक है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए ही है, बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। यहाँ पे याद रखें कि NiCO4 में Ni दैट इज निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसलिए यहाँ पे यदि आप इसका ये लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो डायमैग्नेटिक की नेचर है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। नेक्स्ट, द लिगैंड शोन हियर इज, ये लिगैंड कौन सा है जो डायग्राम में दिखाया है। तो ये लिगैंड एक्चुअली है 1,10 फिनोथ्रोलिन। ठीक है, तो 1,10 फिनोथ्रोलिन है इस ये लिगैंड। ठीक है,
तो इसका नाम है 110 फिनोल्फ्थालीन। ये स्ट्रक्चर याद ही रखें। और ये जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम in PtEnH2O twice NO2Cl2+ is। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत इजी है, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो स्टेप वाइज स्टेप जाए। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन हमें नहीं पता, इसलिए X प्लस En इथिलीन डायमाइन का ऑक्सीडेशन 0 होता है, इसलिए 0 प्लस वाटर का ऑक्सीडेशन भी 0 होता है, इसलिए 0 प्लस NO2 का ऑक्सीडेशन -1 होता है, एक ही NO2 है इसलिए -1 प्लस एक Cl का ऑक्सीडेशन भी -1 होता है, इसलिए -1 इक्वल टू पूरे स्फीयर पे चार्ज है +2, इसलिए +2। इसलिए अब यह हुआ therefore x -2 equals to +2, therefore x equals to +4, और इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम हियर इज +4, ऑप्शन बी। Next, in quantitative analysis of second group in lab, H2S gas is passed. Cu2 plus and Cd2 plus react with KCN। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप का एनालिसिस है उसमें H2S गैस पास किया जाता है और Cu2 प्लस और Cd2 प्लस KCN के साथ रिएक्ट होते हैं। तो कौन से कंडीशन में precipitate will form due to relative stability? तो इनमें से कौन से कंडीशन में सबसे स्टेबल बनेंगे? तो याद रखें यहाँ पे एक चीज कि K3CuCN4 जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है इजिली, इट डज नॉट डिसोसिएट इजिली, और इसलिए ये जो है ये स्टेबल है, नहीं डिसोसिएट हो रहा है इजिली, मतलब क्या, वो स्टेबल है। स्टेबल होने के वजह से वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसलिए ये K3CuCN4 हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये जल्दी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। बट इफ कैडमियम की बात करें दैट इज K2CDCN4 की, तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। और ये डिसोसिएट किस तरह से होता है, देता है 2K प्लस प्लस CDCN4 माइनस। तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट होकर आपको ये 2 आयंस देता है। इसका मतलब ये डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, इसलिए वो इजीली डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब अब आप देखें यहाँ पे K2Cu दिया हुआ है दैट इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। ठीक है, ये दिया है बट यहाँ K2 है, याद रखिए यहाँ पे K3 फॉर्म होता है ना कि K2, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। नेक्स्ट में भी ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि K2 दिया है। नेक्स्ट देखिए K3CuCN4 मोर स्टेबल एंड K2CDCN4 लेस स्टेबल, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो हमारे इससे मैच हो रहा है। ओके, दैट इज ऑप्शन सी। Next, according to Werner's theory, the primary valencies of central metal atom is, तो it is primary valency हमेशा central metal atom का negatively charged ion से satisfied होता है, और इसलिए यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। तो वेर्नर थियरी के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी जो है सेंट्रल मेटल एटम का हमेशा नेगेटिव चार्ज थ्रू ही सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट, in an isomer of this, 2 chlorine atoms and the cobalt atom are collinear। तो उन्होंने क्या कहा है, 2 क्लोरीन और कोबाल्ट कोलिनियर है। तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये कोबाल्ट है और ये है आपके 2 क्लोरीन, और इसलिए ये कोलिनियर स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, कोलिनियर है, इसको कोलिनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों भी एक ही लाइन में है। तो ये क्या आइसोमर हुआ, ट्रांस आइसोमर। तो आप देख के बता सकते हो, दो Cl मैक्सिमम अपार्ट टू ईच अदर, दैट इज इट इज ट्रांस आइसोमर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन NiCO4 the oxidation state and coordination number of nickel is। तो NiCO4 में याद रखें, यदि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट X है
प्लस एक कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 4 का भी 0, और पूरे स्पीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को इक्वल है, दैट इज 4। तो 0 4 आपका आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम है, और इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल गिव 4 आइसोमर? इनमें से कौन सा कंपाउंड 4 आइसोमर्स देगा? तो पहले कंपाउंड की तरफ मूव करें तो पहला जो कंपाउंड है ये En3Fe, ये सिर्फ 2 आइसोमर देगा, सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट आइसोमर को देखें, FePPH3 थ्राइस NH3Cl Br और बाहर Cl है, तो ये एक्चुअली अब आपको देगा 4 आइसोमर्स। तो इसका कंपाउंड का नाम पहले देख लें। इस कंपाउंड का नाम ये है अमाइन ब्रोमो क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन आयरन 2 क्लोराइड। ये है इस कंपाउंड का नाम। देखो, अमीन क्लोरो ब्रोमो ट्रिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन आयरन 2 क्लोराइड। ठीक है, अब ये आपको पहले देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसका आइसोमर इस तरह से दिखेगा। तो पहले हम सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ आपका सिस, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिस। अब इसका ट्रांस ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रांस। तो ये 2 आइसोमर हुए। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, आयोनाइजेशन स्पीयर में लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये अब यार जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर ये है FePPH3 थ्राइस NH3Cl2Br। तो ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, और इसलिए टोटल इसके 4 आइसोमर्स हैं, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी सबके 2 ही आइसोमर्स हैं, दैट इज सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन? इनमें से कौन सा आइसोमर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो याद रखें, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें BaSO4 फॉर्म होगा वही कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो BaSO4 फॉर्म होने के लिए आपको SO4 आयोनाइजेबल चाहिए। SO4 आयोनाइजेबल चाहिए मतलब SO4 आपको प्राइमरी वैलेंसी में चाहिए, तो ही आपका वो SO4 आयोनाइजेबल होगा। यदि SO4 सेकेंडरी वैलेंसी, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, तो वो आयोनाइजेबल नहीं है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि वो BaSO4 नहीं फॉर्म करेगा। तो आपको SO4 चाहिए प्राइमरी वैलेंसी में, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। और आप यहाँ पे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स A जिसमें SO4 है प्राइमरी वैलेंसी में, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर, और इसलिए ये आयोनाइज होगा ये कॉम्प्लेक्स। ये फॉर्म करने के लिए क्रोमियम NH3 क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो है वो आयोनाइज नहीं होते, तो ये फॉर्म होगा इस तरह से 2 प्लस
SO4 2-, तो ये फॉर्म होगा। अब ये जो SO4 2- है, ये जो फॉर्म हुआ है वो आपके बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट होगा और देगा BaSO4 प्लस 2Cl- और ये देगा आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो याद रखें, जब भी बेरियम क्लोराइड का ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें कि वहां पे BaSO4 फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब SO4 आयोनाइजेबल होना चाहिए। इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी में SO4 प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। नेक्स्ट, द आयुपेक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इज। तो इस कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नेम क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स जितना इजी दिख रहा है उतना नहीं है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों के बीच में, दो Fe के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और एक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है इनके बीच में, क्योंकि 3 कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ऐसे। और फिर हर एक Fe के पास और भी 3-3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो टोटल 9 कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह से 3 उनके बीच और 3-3 साइड में। अब इसका आंसर जो है, ये ध्यान रखें, ये 1 2 3 4 5 6 एक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है, 6 एक जैसे है इसलिए क्या हो गया, हेक्सा कार्बोनिल। अब ब्रीजिंग है, इसे क्या कहते हैं, ब्रीजिंग, क्योंकि दो ब्रीज्ड हैं उस Fe के बीच में, तो ब्रीजिंग के लिए आप म्यू लिखोगे। म्यू, अब कितने ब्रीजिंग वाले कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3, इसलिए ट्राई कार्बोनिल। ठीक है, 3 ब्रीजिंग के लिए इसलिए ट्राई कार्बोनिल। आयन कितने हैं आपके पास, 2, तो डाई आयन। आयन कितने हैं, 2, इसलिए डाई आयन। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन यहाँ पे 0 है, क्योंकि कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0। तो ये हेक्सा कार्बोनिल, ये हेक्सा हुए 6, फिर म्यू मतलब ब्रीजिंग, और उसमें 3 ट्राई कार्बोनिल, 2 आयन इसलिए डाई आयन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसको यहाँ पे ट्राई कर लेंगे, N नहीं है, TRI है, ट्राई कार्बोनिल डाई आयन 0। नेक्स्ट, the brown ring test for NO2- and Na3- is due to the formation of complex ion with formula। तो ये याद ही रखें कि NO2- और Na3O- जो आप ये टेस्ट करते हो, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट है जो एक्चुअली लैब में किया जाता है। आप ये साल नहीं कर पाए क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए, तब आप नहीं तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट देख पाते। तो इस टेस्ट में यदि आपके पास आपके कंपाउंड में ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो एक ये ब्राउन रिंग ऐसे टेस्ट ट्यूब के किनारे में ऐसे बन जाता है, और ये ब्राउन रिंग इस तरह से बनता है, इसलिए इसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये रिंग तभी बनेगा यदि आपके पास ये 2 आयंस प्रेजेंट हो। और ये ब्राउन रिंग जो बनता है वो कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन से बनता है, FeH2O5 NO2+, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से ये ब्राउन रिंग बनता है। तो याद रखें ये वाला फॉर्मूला, ये जो है ये ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है? तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए 6। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी में आपको 6 जो है लिगेंड्स चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, बस इसी में 6 है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नेक्स्ट, chromium in CrNH3 has how many unpaired electron? तो आपको यहाँ पे क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। उसके लिए पहले आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तभी आप उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, X प्लस NH3 का कितना होता है, 0 प्लस एक Br का -1, इसलिए
3Br का कितना होगा -3 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 है देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3 है, मतलब क्रोमियम +3 स्टेट में प्रेजेंट है और +3 क्रोमियम के लिए जो है ओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3p6 एंड 3d3। तो ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। यहाँ पे 3 है, दैट इज इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है ऑप्शन बी, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्रेजेंट है और तीनों भी अनपेयर्ड होंगे, इसलिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शन बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जो ओरिजिनल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था और फिर लिखें तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट K3Al2O4 3 इज कॉल्ड, इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या बुलाओगे? तो ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली है पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि K3 पहले आ रहा है इसलिए आप शुरू करेंगे पोटेशियम। फिर ये मेटल बाद में लिखोगे, पहले लिगैंड लिखोगे। आपके पास कितने लिगैंड है? 3, इसलिए ट्राई। ये लिगैंड है ऑक्सालेटो, इसलिए ऑक्सालेटो। Al है इसलिए एल्यूमिनेट, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिखोगे एल्यूमिनेट लिखोगे क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए एल्यूमिनेट वर्ड यूज करना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम देखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम के लिए K का कितना है 3 इंटू +1, एक K का +1 होता है, प्लस एल्यूमिनियम का X प्लस एक ऑक्सालेटो -2 है, तो 3 कितने हुए -6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0। Therefore 3 plus x minus 6 equal to 0, therefore x equals to +3 और इसलिए एल्यूमिनेट 3 और इसलिए आंसर हुआ ऑप्शन डी पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको निकालना आ चुका होगा। नेक्स्ट द आयुपेक नेम ऑफ COCl NO2 En2 Cl is, तो अब इसका आयुपेक नेम लिखें। तो पहले आप शुरू करोगे यहाँ पे लिगैंड, तो यहाँ पे इतने सारे लिगैंड्स हैं सेकेंडरी लिगैंड्स, आप किसको पहले दोगे? तो ये C से शुरू होता है, ये N से शुरू होता है, E से शुरू होता है। C पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए पहले मैं लिखूंगी क्लोरो, फिर आता है E, N से पहले E आता है पर इसका नाम है इथिलीन डायमाइन, तो डाई पहले से ही इसके नाम में है, इथिलीन डायमाइन के नाम में पहले से ही डाई है, इसलिए मैं ये डाई नहीं लिख सकती, ऐसे नहीं लिख सकती हूँ डाई इथिलीन डायमाइन, ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। जब पहले से ही डाई हो तो अब ये 2 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा क्लोरो 20 इथिलीन, क्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन, ठीक है। ये 20 के बाद ब्रैकेट दे दे क्योंकि 20 ये पूरे नाम के लिए है, क्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन, NO2 के लिए नाइट्रो, फिर यहाँ पे कोबाल्ट है इसलिए कोबाल्ट। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, Cl का -1 होता है, NO2 का -1 होता है, इथिलीन डायमाइन 0 होता है और बाहर वाले Cl का भी होगा -1 इक्वल टू 0। Therefore x minus 3 equal to 0, therefore x equals to +3, तो यहां हो जाएगा 3 और बाहर है क्लोराइड इसलिए उसे ना भूले, तो ये हो जाएगा क्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट
द आयुपिक नेम ऑफ दिस इज, वापस इसका आयुपिक नेम बताना है आपको, ठीक है। तो वापस ये अमाइन है ए, ये क्लोरीन है सी, ये ब्रोमीन है बी, ये नाइट्रो है एन। पहले कौन आता है? ए, तो 3 है, इसलिए ट्राई अमाइन, सारे लिगेंड का अल्फाबेट्स लिख लीजिए तो आपको पता होगा। ए के बाद आप लिखोगे बी क्योंकि ब्रोमीन का है, ट्राई अमाइन ब्रोमो, बी के बाद लिखोगे सी क्लोरीन का, क्लोरो, फिर सी के बाद एन नाइट्रो का, नाइट्रो, फिर ये है आपका कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, प्लस NH3 का 0 है, प्लस HCl का -1, प्लस Br का -1, प्लस नाइट्रो का -1। देयरफॉर X और पूरे इसका कॉम्प्लेक्स का 0 है क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, करेक्ट। सो फॉर X इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट 3। तो ये हो गया नाम, ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ X इन दिस, इसमें करेक्ट वैल्यू ऑफ X क्या है? तो पहले आपको इसको कंसीडर करना होगा, CrCOX को क्या कंसीडर करना होगा आपको कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है, मतलब CrCOX जो है उसका पूरा जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 36 होना चाहिए, ठीक है। तो अब EN का फॉर्मूला क्या है? EAN इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y इक्वल टू 36। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम कितना है? 24। X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसलिए क्रोमियम का भी 0 होगा। प्लस अब आपको ये Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो पता लगाना है। तो Y इक्वल्स टू 36। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका Y का वैल्यू आएगा 36 माइनस 24, दैट इज 12। तो Y मतलब आपका CO 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आपका CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 12। अब देखिए, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। तो कितने CO 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6। इसलिए आपका X क्या हुआ? 6, दैट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज जाना है, आपको कंसीडर करना है कि यह कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है और इसलिए EAN रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके सारे इलेक्ट्रॉन काउंट 36 होंगे। EAN का फॉर्मूला है Z माइनस X प्लस Y, Z एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड Y इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। आप इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड का नंबर पता लगा लोगे, तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन कितने लिगैंड देंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको नंबर ऑफ लिगैंड्स मिल जाएंगे, दैट इज X। नेक्स्ट, द आयुपेक नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका आयुपेक नेम क्या है? तो वापस देखें, यहाँ पे सिर्फ अंदर इथिलीन डायमाइन ही है, इसलिए अल्फाबेटिकल देखने की जरूरत नहीं है। इथिलीन डायमाइन में डाई वर्ड ऑलरेडी है, इसलिए आप इसको जो है ट्राई नहीं लिख सकते हो, ट्राई इथिलीन डायमाइन ऐसे नहीं लिख सकते। अब लिखोगे आप ट्रीस इथिलीन डायमाइन, ठीक है, फिर क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाओ, क्रोमियम का X प्लस इथिलीन डायमाइन का 0 प्लस 3 Cl माइनस का 3 इंटू -1, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0, देयरफॉर X इक्वल्स टू +3। तो क्रोमियम 3 और ये है क्लोराइड, क्लोराइड का नंबर लिखना नहीं होता, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ट्रीस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। नेक्स्ट, the complexes
PtCl2 NH3 4Br2 and PtBr2 NH3 4Cl2R। तो यहाँ देखें, यहाँ Cl अंदर था और Br बाहर, और इसमें Br अंदर है और Cl बाहर। मतलब लिगैंड जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन स्पेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसलिए ये आयोनाइजेशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे लिगैंड्स ने अपना सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी वैलेंसी बना लिया है, और इसलिए इस तरह के आइसोमर्स को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि वो लोग आयोनाइजेशन स्पीयर में डिफरेंट है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स इज। इस कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल क्या है? ठीक है, तो निकाले के, एक के का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो 4 इंटू +1 प्लस निकल का x प्लस एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1, तो 6 इंटू -1 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो ये हो गया 4 प्लस x, करेक्ट, 4 प्लस x -6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो यहाँ दिया नहीं है, तो सपोज ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए +2, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ डाइसाइनोबिसऑक्सैलेटोनिक्लेट 2 इज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। तो उन्होंने क्या कहा है? डाइसाइनो, तो पहले लिखें डाइसाइनो बिस ऑक्सैलेटो मीन्स 2 ऑक्सैलेटो, निकलेट मीन्स निकेल, तो ये हो गया डाइसाइनो बिस ऑक्सैलेटो निकलेट। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया NiCN2OX2। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन डी रूल आउट हो गया और ऑप्शन ए, बट ऑप्शन बी और सी दोनों में सेम है सेकेंडरी वैलेंसी। तो बाहर K4 चाहिए कि K2 चाहिए, उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज पता लगाना है। तो अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज है x, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 प्लस CN का कितना होता है? 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीलेटर का -2, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 -4 इक्वल टू x, तो ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? -4। तो इसके ऊपर चार्ज है -4। इस -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको कितने पोटेशियम चाहिए होंगे? तो एक पोटेशियम का +1 है, तो -4 को बैलेंस करने के लिए आपको +4 दैट इज 4 पोटेशियम चाहिए, इसलिए हो जाएगा K4NiCN2OX ट्वाइस। इस तरह से आप पता लगा सकते हो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो आपको पहले कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज पता लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कैटायंस यूज करने हैं। नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन वो एक्सप्लेन होता है बाय VBT, बाय CFT, बाय LFT। ये सारे थ्योरी उसको एक्सप्लेन करते हैं, सी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, a complex compound is made up of 2 ligands, nitrate and chloride। ठीक है, 2 लिगैंड है, nitrate and chloride। It gives 2 mole of precipitate of AgCl when reacted with AgNO3। The formula of compound is, तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के लिगैंड्स यूज किए हैं, ठीक है, और आपको फॉर्मूला बताना है ऐसे कंपाउंड का जो AgNO3 के साथ रिएक्ट होके 2 AgCl दे रहा है। तो सपोज ये कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे ये एक बनेगा कैटायन, और ये Cl Ag के साथ रिएक्ट होके सिर्फ एक Cl है, इसलिए सिर्फ एक AgCl
फॉर्म होगा। ये रिएक्ट होगा AgCl के साथ, AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर एक भी Cl नहीं है तो 0 AgCl फॉर्म होगा। ये यदि AgNO3 के साथ रिएक्ट हो तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर एक ही Cl है तो ये भी सिर्फ एक ही AgCl देगा। ओके, आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर का Cl देखना है क्योंकि वही आयोनाइजेबल है और वही Ag+ के साथ रिएक्ट हो सकता है। इसमें देखें, अब वो AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा तो अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर 2 Cl है, इसलिए 2 AgCl देगा और इसलिए 2 AgCl देने वाला कंपाउंड सिर्फ ऑप्शन ए है। बहुत सिंपल है, आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर के AgCl देखने हैं, दैट इज Cl देखना है, जितना Cl होगा उतना ही वो AgCl फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स PTNH3 PTCl2 and PTNH3 PTCl4 आर व्हाट, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ये देखिए 1 2 मतलब कोऑर्डिनेशन 2 है, स्पीयर्स 2 है एक ही कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे भी 2 है और इस तरह के आइसोमर जिनमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स होते हैं एक ही कॉम्प्लेक्स में वो फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इज, तो ये कॉम्प्लेक्स कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मींस सिस एंड ट्रांस आइसोमर, वो कितने फॉर्म करेगा? तो देखें, कोबाल्ट NO2 NO2 NO2, फिर है NH3 NH3 NH3, ये एक। दूसरा देखते हैं, कोबाल्ट NO2 NO2, अब NO2 ये ट्रांस हुआ, फिर NH3 NH3 NH3, तो ये 2, तो टोटल कितना फॉर्म कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट, among the following compound select those which are linkage isomer of each other, इनमें से कौन लिंकेज आइसोमर है? तो लिंकेज आइसोमर के लिए आपको एम्फिडेंट लिगैंड चाहिए जो एक से ज्यादा एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करे। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ही आप देख लो नाइट्रो है, मतलब वो एम्फिडेंट लिगैंड है और इसलिए लिंकेज आइसोमर फॉर्म करेगा। बी में उसने ऑक्सीजन के साथ फॉर्म किया है, ए में नाइट्रोजन के साथ, और दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल और साथ ही साथ ऑप्टिकल दिखाएगा? तो ये जो प्लैटिनम पहला है 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल दिखाएगा। देखिए Cl Cl, तो ये हुआ सिस और ट्रांस अब हम ड्रॉ करते हैं, ये हुआ इसका ट्रांस। बट याद रखें दोनों भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि दोनों में से एक प्लेन पास होता है जो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलरली बी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा इसलिए सिर्फ ये लोग ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, सी भी ऑप्टिकल नहीं बना सकता। नेक्स्ट PTEN ट्वाइस, ये एक्चुअली ट्वाइस इधर है, एंड Cl2, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम ट्रांस ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ट्रांस आइसोमर से हमेशा प्लेन बीच में से पास होता है। EN इथिलीन डायमाइड को शॉर्टकट में मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो ये हुआ ट्रांस, इसमें से प्लेन पास हो रहा है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ये ट्रांस आइसोमर है। अब इसी का हम सिस ड्रॉ करेंगे, PT Cl Cl N N N N, तो ये हुआ आपका सिस, और ये सिस में से प्लेन, ऐसे प्लेन कभी नहीं पास होता याद रखें, ठीक है? तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर अब है जो इस तरह से दिखेगा और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस और ऑप्टिकल सिस का भी बना रहा है। तो ये 3 आइसोमर्स दिखाता है, 1 सिस 1 ट्रांस और सिस का ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।
And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com या फिर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और भी किसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज मुझे सजेशन दीजिए, कुछ चेंजेस के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।